मैं आज ऑफिस से घर आया ही था। मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी सुनीता पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई तो बात है, इसलिए सुनीता इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए था, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया ला के दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, सुनीता क्या बात है, आज तो तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम्स में खेलने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चद्दर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और ना मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवा कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर जरूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लाने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं? ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं और पगार बढ़ने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वह पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थितियों से दो चार ही हो रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देखकर बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए। अब ऐसे में पिताजी अचानक कैसे आ गए? जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार सुनीता की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। सुनीता ने भी उन्हें चरण वंदना किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। सुनीता तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसों की बात ना कर दें, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास बिठा दिया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाता हुआ देख रहे थे। मैं किचन में आया तो सुनीता ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक आस लेकर आए होंगे, ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द सुनीता कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उससे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसों का इंतज़ाम ना के बराबर ही था। एक तरह सुनीता लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। अतः मैंने सुनीता को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरतों का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। सुनीता समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वे बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? यह मेरा काम है
क्या करूं, क्या नहीं, तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब सुनीता शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चे सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एक-एक कर मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गए। कहीं पिताजी कोई मांग ना कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोरों से चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फोन और बात बहुत कम कर रहे थे, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। यह तुम्हारे बचपन की आदत है। इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवक बैठा था कि अब पापा क्या बोलने वाले हैं। मैंने एक नज़र सुनीता को देखा तो वह किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ लिए हुए खड़ी थी और पापा आगे क्या बोलने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। यह देखकर मैं अवक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निशब्द खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भाई, अब इतने बड़े नहीं हो गए हो कि हमारे दिए हुए आशीर्वाद को ग्रहण ना कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का दोनों का ध्यान रखो। देखो कितनी कमज़ोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मेरी आंखें भर आई थी और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना था कि उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं, बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल सुनीता और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रही थी। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। वह हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं हमें माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।